आज लर्निंग विद A2 पे फिजिक्स की फ़र्स्ट क्लास डाली जाएगी। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि लर्निंग विद A2 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए और स्टार्टिंग ही करी गई है अभी तक। जो केमिस्ट्री के 6 लेक्चर पढ़े हैं और 1-2 लेक्चर आपका जो है मैथ्स का ही पढ़ चुका है यूट्यूब पर। धीरे धीरे ऐसे ही जो है क्लास बढ़ती चली जाएगी। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे बच्चों का तो हम आगे बढ़ते चलाएँगे। और क्लास आज जो फिजिक्स की पहली क्लास है और इंटरमीडिएट प्लस नीट और जेई एडवांस तक के आपके क्वेश्चन कवर होते चले जाएंगे। इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप मेहनत करोगे, देखोगे इसको सही से, क्लियर होंगे सारे कॉन्सेप्ट। मेन चीज़ है डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप केमिस्ट्री तो आप पढ़े रहे हो, अनिल सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं लर्निंग विद A2 पर। और आज ये जो है क्लास पड़ेगी आपकी फ़िज़िक्स की। पहला पार्ट 1 होगा, उसके बाद पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट 1 है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 2 से भी ज़्यादा। हालांकि आपकी ऑप्टिक्स जो है तो थोड़ी टिपिकल होती है लेकिन वो आसान बन जाएगी। और इसमें हम सारे का सारा 2 पार्ट 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देखो आज क्लास स्टार्ट करते हैं पहली ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास एक कम से कम 2 पार्टों में डिवाइड होगा। एक तो मेनली, वैसे तो डिवाइड काफ़ी पार्टों में होता है। एक पार्ट हमारा डिवाइड होगा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 2 पार्टों में डिवाइड होगा हमारे पास, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोनों ही पार्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास क्या रहेगा, इसमें जो हमारे पास इसे जो हिंदी में बोला जाता है, अगर आपकी हिंदी लिखना चाहो तो लिखो। इसकी हिंदी होती है हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी। और ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चुंबकीय वैद्युत। 2 पार्टों में डिवाइड होगी। स्तर वैद्युतिकी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नीट के लिए भी। नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको स्तर वैद्युतिकी से पूछे जाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से आपके कम पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास क्या है, इसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है स्तर, वैद्युतिकी नाम से पता चल रहा है हमारे पास स्तर वैद्युतिकी है, मतलब इसमें चार्ज जो है वो हमारे पास स्तर रहेगा। तो इसमें लिखा जाता है रेस्ट ऑफ चार्ज, यानी कि रेस्ट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो है वो स्तर रहेगा, नहीं मोशन में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि चार्ज हमारे पास मोशन में नहीं होगा, नॉट मोशन, यानी कि चार्ज हमारे पास स्तर रहेगा। इसमें क्या है हमारे पास, ये 2 पार्टों में बढ़ जाता है, ये भी 2 पार्टों में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी और इसमें एक तो हो जाता है हमारे पास मैग्नेट। एक हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, एक हो जाता है मैग्नेट, जिसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत धारा, और ये होती है हमारी चुंबक। तो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास 2 पार्टों में डिवाइड हो गई। एक तो हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पहला पार्ट इसकी पहली यूनिट खत्म होगी। दूसरी यूनिट जो खत्म होगी हमारे पास वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमारे पास 2 पार्ट बटेंगे, एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बटेगी और एक हमारे पास मैग्नेट होगी, यानी कि चुम्बक होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है, क्योंकि यही नीट में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। इससे ज़्यादा कहीं नीट में ये पूछा जाता है कि हमारे पास स्तर वैद्युतिकी में, जिसमें हमारे पास चार्ज जो हैं, जो आवेश है वो गति ना करे, आवेश गति में ना हो। इसमें हमारे पास क्या है, इस वाले केस में आवेश जो है हमारे पास क्या होगा, गति करेगा।
आवेश गति में होना ही चाहिए। अब इसमें दो पार्ट बढ़ जाते हैं। आवेश गति में कैसा हो, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। तो इसमें क्या है, आवेश गति तो करेगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। नियत वेग से। और इसमें हमारे पास क्या है, आवेश गतिमान होगा वेरिएबल वेग से। तो इसमें पार्ट बटेंगे। सबसे ज़्यादा पार्ट मेन चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम जो पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो पढ़ेंगे आवेश हमारे पास गतिमान होगा, रहेगा किससे, नियत वेग से, यानी कि इसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। विल बी कांस्टेंट। और इसमें जो है वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल रहेगी। वेलोसिटी विल बी वेरिएबल, यानी कि उसमें आवेश गतिमान रहेगा ऐसे वेग से इसमें हमारे पास वेग वेरी करे। और इसमें जो है हमारे पास जो है ये आवेश गतिमान करेगा जिसमें हमारे पास आवेग कांस्टेंट रहे। वो तो पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे क्लास पढ़ाएंगे तो। यानी कोई भी वस्तु अगर जिस वेग से चल रही है तो उसी वेग से चलती रहे। मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास वेग रखा 20 मीटर पर सेकंड किसी भी वस्तु का, और उसके बाद यहाँ पे कोई वस्तु चल रही है और उसका बाद में वेग भी 20 मीटर पर सेकंड रहे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी आवेश में परिवर्तन ना हुआ वेग में। जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो हमारे पास वहाँ पर त्वरण भी नहीं आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है त्वरण का, कि त्वरण बराबर होता है हमारे पास जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो वेग में अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो वहाँ पर त्वरण जो होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन जो होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। यानी किसी भी एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास कोई भी आवेश विदाउट एक्सेलरेशन जो है उसमें मोशन करेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है आपसे पूछता है, कहता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास त्वरण कितना होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो हमारे पास वैद्युत धारा चलती है, जो आवेश का बहाव होगा समान वेग से, जो उसमें त्वरण होगा वो त्वरण जो है बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे 12th क्लास पढ़ लेते हैं, उन्हें यही पता लगता है हमारे पास कि आवेश गतिमान है तो कैसा गतिमान है, चुंबक के अंदर गतिमान है तो कैसा गतिमान है, कहाँ एक्सेलरेशन होगा कहीं नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि हमारे पास कोई भी मान लो कोई भी, जैसे मान लो कोई बाइक है और उसे यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है और उसका वेग दे रखा है पे 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और वो ए से बी तक बिना चेंज करे 40 ही किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए। तो इसका मतलब ये है शुरू का वेग भी हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा था और बाद वाला वेग भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो देखो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन कितना हमारे पास, वेग परिवर्तन बोलते हैं b माइनस का u अपॉन डेल टी। तो हमारे पास वेग परिवर्तन क्या हो गया, देखो वेग में क्या परिवर्तन हुआ, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम वेग कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, और शुरू वाला वेग कितना है वो भी 40 किलोमीटर पर आवर। डेल टी भी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ से यहाँ तक समय लगेगा कुछ ना कुछ, वो कुछ भी मान लो आप तो, लेकिन ये कट गया, ऊपर आ गया 0, तो हमारे पास त्वरण भी कितना आ गया 0, यानी कि त्वरण कितना हुआ इसमें 0। तो इसका मतलब ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे अपनों, तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी जो हमारे पास चलेगा, चार्ज जो चलेगा वो समान वेग से चलेगा। समान वेग का मतलब ये है कि उसमें कोई एक्सेलरेशन ना होना चाहिए, कोई त्वरण नहीं होना चाहिए। तो त्वरण जो है हमारे पास कितना, देखो त्वरण, तो इसमें लिखेंगे हमारे पास त्वरण इक्वल टू 0, कि त्वरण हमारे पास किसके बराबर होगा 0 के। इसे त्वरण को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं एक्सीलरेशन।
उसमें क्या हमारे पास जब चुम्बक पढ़ेंगे, चुम्बक के अंदर कोई चार्ज रखा जाएगा तो चुम्बक के अंदर भी चार्ज हमारे पास गति करेगा, लेकिन गति जो करेगा वो किसी वेग से करेगा, उसमें वेग जो है चेंज होगा। जैसे ही वेग चेंज होगा ना तो उसमें हमारे पास कहीं ना कहीं त्वरण निकल कर आएगा। तो देखो हमारे पास अगर मैं कहने लगा कि वेग चेंज है, ठीक है, और वेग हमारे पास क्या, शुरू में किसी वस्तु का वेग रखा 50 किलोमीटर/आवर और बाद में उसका अंतिम वेग हो गया हमारे पास 70 किलोमीटर/आवर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 मिनट लगे या 2 सेकंड लगे, ऐसा मान, या 2 घंटे लगे, 2 आवर का समय लगा। सही है। तो हमारे पास क्या है, शुरू वाला वेग कितना है, प्रारंभिक वेग जिसे बोला जाता है, ठीक। तो प्रारंभिक वेग कितना हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जब मैंने वेग को यानी किसी वस्तु को देखना शुरू करा तो उस टाइम उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर/आवर और बाद की वेलोसिटी जो बन गई वो बन गई 70 किलोमीटर/आवर। अब मैं ऐसा मान लो मुझे त्वरण निकालना है, तो त्वरण का हमारे पास फॉर्मूला, त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं इसे b माइनस का u अपॉन डेल टी। b माइनस का u यानी ऐसे तक का समय अंतराल दे रखा आपको 2 घंटे, और यहाँ से देखो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम कितना 70, प्रारंभिक कितना 50, और डेल टी मतलब 2 आवर। तो यहाँ से हमारे पास समय बचा कितना 20, और यहाँ से करके देखा तो हमारे पास आ गया 10 किलोमीटर/आवर², यानी कि इसका ये मात्रक होता है, यानी कहीं ना कहीं त्वरण आया। तो इसमें जो है वो त्वरण 0 के इक्वल नहीं होगा, त्वरण नॉट इज इक्वल टू 0 इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास क्या है, हम पार्टों में 2 पार्टों में पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पार्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाता है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक तो पार्ट होता है मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम कूलॉम वगैरह नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चुंबकीय वैद्युत जो होता है हमारे पास, उसमें भी 2 पार्ट बढ़ जाते हैं, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है मैग्नेट। जब हम किसी हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कोई चार्ज किसी चालक के अंदर समान वेग से गति करेगा, मतलब वेग उसका चेंज नहीं होना चाहिए, उसका त्वरण जो है 0 रहना चाहिए। इसमें पार्टों में ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में पढ़नी कौन कौन सी है, ठीक है। आवेश गतिमान नहीं रहेगा, और आवेश कैसी गतिमान से रहेगा, वेग जो उसका नियत होना चाहिए, नियत वेग से गतिमान करेगा, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो हमारे पास यहाँ से त्वरण निकल के आएगा 0। इसका मतलब ये है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब त्वरण निकालेंगे तो त्वरण का मान आएगा 0। और हमारे पास एक होता है चुम्बक के अंदर जब भी आवेश गति करेगा यानी चार्ज गति करेगा तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, उसकी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास कहीं ना कहीं त्वरण निकल कर आता है, यानी इसमें त्वरण जो है 0 के इक्वल तो होगा नहीं, तो इसमें त्वरण 0 के इक्वल होगा। लेकिन पढ़ना हमें पहली यूनिट में है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नीट में पूछेगा तो इससे ही पूछेगा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक आता है, ज़्यादातर यही पार्ट पूछा जाता है, और ये बहुत अच्छा पार्ट है आपका, तो आपको समझना है, बहुत आसान है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। पुश करके जो है इसको देख लियो, बाकी नोट कर लियो उसको। हो गई शुरू। अब देखो जैसे पहला पार्ट था इसका, पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्तर वैद्युतिकी, से सबसे पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम स्तर वैद्युतिकी। स्तर वैद्युतिकी में हमारे पास जो चार्ज है मतलब जो आवेश है वो स्थिर रहेगा। चार्ज कैसा रहेगा हमारे पास, फिक्स रहेगा मतलब स्थिर रहेगा। चार्ज को बोलते हैं आवेश। आवेश जो है स्थिर रहेगा, कहीं कहीं मोशन भी करेगा, वो बताएंगे। फिर चार्ज जब स्थिर रहेगा तो हमें पूरे के पूरे इसमें पार्ट में यानी कि पार्ट जो 1 फिजिक्स हमारे पास पार्ट 1 जो 12th की फिजिक्स है उसमें हमें हर बार में चार्ज के बारे में पढ़ना है, चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, कुछ भी हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, कुछ भी, तो हमें पढ़ना चार्ज के बारे में ही है। तो हम चार्ज के ज़्यादा बारे में पढ़ेंगे तो चार्ज की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि चार्ज होता कैसे 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 हमारे पास चार्ज काम करता है, चार्ज बना कहाँ से। तो हमारे पास एक चार्ज होता है, इसे आवेश कहते हैं, ठीक है। और आवेश ये हो गया हमारे पास चार्ज।
अब देखो चार्ज जो है हमारे पास हर एक बॉडी अपने आप में न्यूट्रल होती है। कोई भी बॉडी हो दुनिया के अंदर अपने आप में न्यूट्रल होती है। ये कोई बॉडी है, अपने आप में हमेशा न्यूट्रल होती है, जिसे बोला जाता है हिंदी में उदासीन। अगर कोई बॉडी उदासीन है यानी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बॉडी में हमें चार्ज उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बॉडी में चार्ज नहीं है। चार्ज तो हैं, ठीक है, चार्ज तो हमारे पास बॉडी के अंदर हैं, यानी कि आवेश उपलब्ध हैं। चार्ज तो उपलब्ध है हमारे पास किसी ना किसी बॉडी के अंदर। कोई भी बॉडी हो दुनिया के अंदर, जितनी बॉडी हो, चाहे वो हमारे पास कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, हर एक बॉडी अपना अपन न्यूट्रल होती है। और न्यूट्रल का मतलब उसके अंदर चार्ज तो हैं, लेकिन वो नेट चार्ज जो होंगे, नेट चार्ज का मतलब है जितने ऋणात्मक उतने ही धनात्मक। नेट चार्ज जो होंगे वो इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि जितने इसमें धनायन होंगे उतने ही इसमें ऋणायन होंगे। अगर 4 धनायन हैं तो 4 ही ऋणायन होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उस न्यूट्रल बॉडी का होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज उपलब्ध नहीं है। चार्ज तो उपलब्ध उसमें होंगे ही होंगे प्योर, लेकिन ये है कि वो बॉडी के उसमें नेट चार्ज होंगे नहीं, ओवरऑल चार्ज होंगे नहीं, पूरे के पूरे जोड़ के जो करोगे तो हमारे पास चार्ज जो होता है वो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, नहीं अदिश राशि होता है। तो उसे एक हम अलजेब्रिक से जोड़ते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे, जितने प्लस उतने माइनस, तो हमारे पास इनका जो अलजेब्रिक सम आगा वो 0 आगा, यानी कि नेट चार्ज जो आगा वो 0 आगा। लेकिन इसमें ये नहीं है, नेट चार्ज का मतलब नेट चार्ज 0 आगा, लेकिन इसमें चार्ज उपलब्ध है। जितने धनायन उतने ही ऋणायन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी के अंदर उतने ही हमारे पास न्यूट्रॉन है। अब कैसे कैसे चार्ज बना हमारे पास, चार्ज की कंडीशन क्या थी और कैसे कैसे इसको चार्ज किया गया, वो हम पढ़ते हैं हेडिंग। अब तो हेडिंग पढ़ेंगे हम, वो सबसे मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आवेश की चार्जिंग कैसा होता है। चार्जिंग क्या हो, चार्जिंग होती है। देखो चार्जिंग क्या होती है हमारे पास, कि हम बॉडी कैसे चार्ज करेंगे कि हमारे पास कोई भी हमारे पास बॉडी है तो वो अपने आप में न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि हमारे पास वो बॉडी कैसी है, उदासीन है। तो ये कोई बॉडी है हमारे पास, मैंने ए बॉडी मान ली है कोई, तो ये क्या हमारे पास उदासीन। उदासीन बॉडी का मतलब है जितने इसमें पॉजिटिव हैं, यानी जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है इतने इसमें प्रोटॉन है, यानी कि धनायन और ऋणायन इसमें कैसे हैं, बराबर। जितने इसमें धनायन होंगे इतने इसमें ऋणायन होंगे। मतलब क्या है, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल होती है तो धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर बराबर होती है। नेट चार्ज जो होगा उसमें 0 होगा। लेकिन इसमें हमारे पास चार्ज देखो कैसा कर सकते हैं हमारे पास, अगर ये बॉडी है, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन निकला इस बॉडी के अंदर से तो ऋणायनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ऋणायनों की संख्या कम हो गई, इसका मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो यहाँ धनायन कितने बचे हमारे पास, धनायन बचे हमारे पास 5, और ऋणायन कितने बचे हमारे पास, ऋणायन बचे हमारे पास कितने, नेगेटिव चार्ज बचे हमारे पास कितने, ऋणायन चार्ज बचे हमारे पास 4। तो इसका मतलब ये है जो बॉडी है इलेक्ट्रॉन की निकालने से ये कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, यानी कि पॉजिटिवली हमारे पास क्या हो गई, ये चार्ज हो गई, यानी कि ये हो गई हमारे पास धनायन। धनायन हो गई। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो हमारे पास धनात्मक ज़्यादा बचेंगे और ऋणात्मक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो ऋणायन आवेश थे वो कम हो गए, धनायन आवेश क्या हो गए हमारे पास ज़्यादा हो गए। तो हमारे पास जो बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, चाहे वो हमारे पास कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, या चालक हो या अचालक हो, तो वो हमारे पास क्या हो गई, ये उदासीन हो गई। अब उदासीन तो थी पहले से, लेकिन मुझे इसे चार्ज करना है। जब चार्ज करना है तो इसे मैं क्या करूँ, चार्ज का मतलब है तो ऋणात्मक ज़्यादा हो या धनात्मक ज़्यादा हो, या तो नेगेटिव ज़्यादा हो या पॉजिटिव ज़्यादा हो। तो हमारे पास क्या है, मैंने क्या करा, इसमें से नेगेटिव निकाल दिया। नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो ये चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर हम क्या है, अगर यही बॉडी है, अगर मैं इसे ऐसा चार्ज करता, मान लो यही बॉडी मैंने उठा ली, कोई बॉडी ए, इसमें प्लस कितने थे 5 और ऋणात्मक भी कितने थे, इसमें नेगेटिव भी कितने थे 5। अब मुझे इसको जो है, मैंने ये क्या हुआ, जब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी धनायन हो गई, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब मुझे ये क्या करनी है, ये मुझे करनी है ऋणायन। तो ऋणायन करूँगा तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालूंगा, सही है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा मैं इसमें डाल दूंगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, मान लो 6। तो इसमें ऋणायन की संख्या क्या इसी हो गई, ऋणायन जो होंगे वो हो जाएंगे ज़्यादा, और धनायन क्या हो जाएंगे इसमें
धनायन हो जाएंगे इसमें कम। तो जो संख्या ज़्यादा होगी वो बॉडी ऐसी की वैसी रहेगी। तो हमारे पास क्या है, ये बॉडी कैसी होगी, ऋणायन हो गई। तो इसे बोलेंगे हम नेगेटिवली चार्ज हो गई है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई नेगेटिवली चार्ज। अब एक हमारे पास नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज करने का तरीका क्या है, या नेगेटिव चार्ज करने का तरीका ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, और पॉजिटिव चार्ज करने का तरीका क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दो। किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रोटॉन जो होता है वो किसी नाविक के, किसको, हमारे पास कोई परमाणु के नाविक के अंदर से होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अपनी जगह स्थिर रहता है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 9.11 10⁻³ किलोग्राम। और हमारे पास प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है हमारे पास 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास मास जो है इलेक्ट्रॉन का होता है कम होता है, तो कम मास होने की वजह से वो यहाँ ना स्थित होकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, वो उस जगह अपनी जगह स्थिर रहता है। कोई भी बॉडी अगर मुझको चार्ज करनी है तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन से करूँगा, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो बॉडी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो बॉडी मेरे पास निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी, हमारे पास नीट में ही पूछा गया ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में, पहले कभी नीट होता था तो, कि हमारे पास दो बॉडी हो गई, एक चलो ये बॉडी ए हो गई, एक बॉडी ये बी हो गई। वो कहता है बताओ हमारे पास कौन सी बॉडी का मास ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, अगर मान लो इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कमी आई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कहीं कहीं ना मास है हमारे पास 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। और तो जब हमने ऐसे निकाला है तो इसका मास भी गया होगा साथ में से। ठीक है, मास जो है एग्जिट करता है चार्ज पे, और चार्ज एग्जिट करता है मास पे, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं, मास और इलेक्ट्रॉन, यानी आप चार्ज दोनों से रिलेटिव है। ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसा हमारे पास मास भी निकल जाएगा, तो इसका मतलब इसका मास कम हो गया। और इसका मास हमारे पास, इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें डाला है, नेगेटिवली चार्ज करी है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं मास आ गया। किसका मास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। तो इस जो पूरी बॉडी है इसका कोई ना कोई मास होगा। मैंने मान लिया इस पूरी बॉडी का मास होगा कैपिटल M, और इस वाली बॉडी का मास होगा हमारे पास M'। तो पूछ लेता है वो कभी कभी कि अगर हमारे पास कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज करी गई है, यानी कि ऋणात्मक तरीके से चार्ज करी गई है, जिसमें ऋणायनों की संख्या ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और एक कहता है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो कहता है कौन सी बॉडी का मास ज़्यादा होगा। तो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि इसमें मास क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के एंटर करने की वजह से ही ये ऋणात्मक बनेगी, और इसके हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से ये क्या बनेगी हमारे पास धनात्मक। तो ये बॉडी पूरी की पूरी धनात्मक हो गई, ये बॉडी पूरी की पूरी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, इसमें जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आ गए। जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेकर आए 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो जब मास लेकर आए तो कहीं ना कहीं मास इसका बढ़ गया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन के दो बॉडी हैं, दोनों ही चार्ज करी गई हैं, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज करी गई है और एक पॉजिटिवली। एक हमारे पास धनायन है और एक हमारे पास ऋणायन है। तो ये हमारे पास ऋणायन है, ये हमारे पास धनायन है। क्या कौन सी बॉडी का मास ग्रेटर होगा, यानी कौन सी बॉडी का मास बड़ा होगा। तो जिसमें हमारे पास ऋणायन एंटर करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, तो ये जो है M है, ये M' है, तो हम करेंगे M इज ग्रेटर देन M'। ये जो मास है, ये वाला मास, ये हमारे पास क्या है, धनायन बॉडी का है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और ये जो मास है वो है ऋणायन बॉडी का, और जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुके हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बॉडी अपने आप में उदासीन होती है, जिसने धनायन उसने ऋणायन। अब क्या है देखो, इससे चार्ज होने के सिर्फ 3 तरीके पढ़ेंगे। ये चार्ज होती कैसे पता लग गया, 3 तरीके पढ़ेंगे। पहला तरीका पढ़ा जाएगा हमारे पास इंडक्शन, और दूसरा तरीका पढ़ेंगे हम कंडक्शन, और तीसरा तरीका पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन। 3 तरीके से बॉडी चार्ज होगी, पहला, सेकंड और थर्ड। पहला इंडक्शन जिसे आवेशन बोला जाता है, फिर कंडक्शन जिसे हमारा चालन बोला जाता है, होता है फ्रिक्शन जिसे घर्षण द्वारा। एक कल की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे बॉडी चार्ज होती है, कैसे कैसे काम करेगी, एक कल पढ़ेंगे हम, और कल मिलेंगे हम इसी टाइम। और सपोर्ट करते रहो और इसे देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको फिजिक्स, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है।